हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज के सेक्शन। बेटा आ जाओ। 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 का बच्चे नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बट बी बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टैंडर्ड, आप लोगों को मैं लेके जाना चाहूंगा शेड्यूल 3 की तरफ। बेटा शेड्यूल 3 का अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद हो, तो जब हमने डिटेल्ड फॉर्मेट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस का, बेशक क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और उसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल देते हैं। बट अगर आप पूरा फॉर्मेट देखोगे होता क्या है, टोटल एक्सपेंसेस के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देन एक्सेप्शनल आइटम्स, देन आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद अगर आप देखोगे ना, तो आपको तीन आइटम नजर आ रही है। एक प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस, फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो बेटा यहां पर हम जिस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करके चल रहे हैं ना, बस वही डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है हमने पढ़ के चलना होता है किसके अंदर, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। हमने वही पढ़ के चलना है किसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में जाके बेटा मैंने आप लोगों को वही चीज जो है वो पढ़ा के चलनी है। चलिए बेटा वापस आएंगे AS 24 की तरफ। तो AS 24 का बेटा बेसिकली नाम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ना डिस्क्रिप्टिव है। इसके अंदर कुछ ऐसा मतलब बहुत ऐसी चीजें नहीं है कि मैं कहूँ कि इंटरेस्टिंग वाली इतनी ज्यादा बच्चों को कहीं पर नहीं लगती है। बट इसमें से एक चीज है कि अगर पेपर के अंदर आपको ये चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या आने वाला है, दे देगा फिक्स्ड क्वेश्चन। वही पांच छह क्वेश्चन आपको जो दे दूंगा क्वेश्चन बैंक के अंदर इसके, उससे ज्यादा इस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं करके चलेंगे। या जब आप पेपर के लिए भी इस चैप्टर को पढ़ के जाओगे, आप सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करना, छह क्वेश्चन पढ़ के जाना हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सीधा। ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो लिखा होगा वही बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करके चलती है। ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि उनका वन ऑफ द जो की प्रोडक्ट है, अब वो उसको क्या कर देगी, डिसकंटिन्यू कर देगी। ठीक है, मतलब उसको बेचना जो है वो बंद कर देगी, क्योंकि वो उस पोर्शन को, जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट बना के चल रहा है, उतना पार्ट जो है वो किसको बेच रही है, किसी और से एंटिटी को बेच रही है। क्योंकि वो प्लान क्या करके चल रही है कि ये वाला जो पोर्शन है बिजनेस का, हम किसी और को क्या कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, बेसिकली अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा कोई डिसीजन लेने जाने वाला है, या फ्यूचर में इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको डिसीजन जो लेना है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है या नहीं। अगर मैं मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, अब मेरे को आपने डाटा दे दिया, कहते हैं कि जी सर हमारी तो सेल्स इतनी है, हमारा प्रॉफिट इतना है, आपने मेरे को ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे दी। बट उसमें क्या है, अब एक प्रोडक्ट ऐसा निकल आया जो आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, जो आप आगे बनाओगे ही नहीं, रेदर आप उस प्रोडक्ट वाला जो हिस्सा है वो आगे किसी और को, किसी और एंटिटी को बेचने वाले हो। तो मुझे बस इतना बताओ, क्या फ्यूचर में उससे रेवेन्यू रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे। और मैं तो फ्यूचर के लिए लेकर चल रहा हूं ना। ठीक है, तो मेरे लिए जो डिसीजन रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करके चलेगा, क्या मेरा डिसीजन इस चीज के ऊपर कि भाई जो आप कंटिन्यू रखने वाले हो ऑपरेशंस, जो आप ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने वाले हो, मैं सिर्फ उन्हीं की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जज करके चलूं, या फिर मैं ऐसा देखूं कि जो आप ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू करके चल रहे हो, ठीक है, बेसिकली मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कहता है जो इंफॉर्मेशन है शुड बी डिस्क्लोज टू द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स एज दे वुड टेक द इकोनॉमिक डिसीजन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बिजनेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड बाय कंपनी इन द फ्यूचर। कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, का जो इकोनॉमिक डिसीजन रहेगा कि परफॉर्मेंस क्या है रिमेनिंग पोर्शन की, जो जो कंटिन्यू रखेगी अपने फ्यूचर में।
Therefore, the presentation requirements of discontinuing operation become relevant. इसी वजह से बेटा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो रेलिवेंट है। ये वाला भी जो एक स्टैंडर्ड है, दिस इज अ प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड। इसके अंदर कोई आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाई गई है, इसके अंदर कोई आपको वैल्यूएशन नहीं सिखाई गई, मेजरमेंट नहीं सिखाई गई, रिकॉग्निशन नहीं सिखाई गई। आपको इस स्टैंडर्ड के अंदर कब बात करी गई है कि डिस्क की प्रेजेंटेशन की कहीं ना कहीं बात करी जाती है, ठीक है। वो क्या कहता है, therefore the presentation requirement of the such discontinuing operation become relevant and aspects of 24 AS need to be covered. AS 24 is applicable for all the discontinuing operation. AS 24 किसके ऊपर लगेगा, सारे के सारे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के ऊपर कह रहे हैं AS 24 जो है वो लगेगा, ठीक है। बेटा अब ये वाला स्टैंडर्ड जो है ना, बेसिकली क्या करके चलता है, ये ना रूल्स एस्टेब्लिश करके चलता है, या कह लीजिए प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करके चलता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करके चलोगे इंफॉर्मेशन जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ऐसे समझिए, एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर है। से वो कंप्यूटर हार्डवेयर में भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी है, ठीक है। देन वो क्या करती है, से एफएमसीजी में भी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, बड़ी बड़ी कंपनी से सब में इन्वॉल्व होती है ना, वो आईटी में भी है, अलग अलग मतलब सर्विसेज के अंदर वो है। अब कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि यार हम ना अब कार आगे नहीं बनाएंगे, हम जो है कार आगे नहीं बनाएंगे। तो जो कार वाला सेगमेंट है, कार वाला बिजनेस है, वो क्या कर रही है, उसको प्लान कर रही है किसी को बेचने का, कार डिवीजन किसी को बेचने का प्लान कर रही है। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि कंपनी को जो भी रेवेन्यू है, जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी कैश फ्लोज हैं, लेस एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन यहां पर कार डिवीजन से रिलेटेड है, वो दिखा के चलनी चाहिए, वो डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर जो यूजर्स हैं उसको देखना चाहिए कि फ्यूचर में जो वो प्रोजेक्शन करके चल रहा है कि फ्यूचर में क्या रेवेन्यू, क्या कैश फ्लो, क्या फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी, उसको सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के एंगल से फिर कंसीडर करके चलना चाहिए। तो AS 24 का बेसिकली एस्टेब्लिश क्या इज टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, thereby enhancing the ability of the users of financial statement to make the projection of an enterprise cash flow, earning generating capacity and financial position by segregating information about discontinuing operation from information of continuing operations. आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन अलग दो और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन अलग दो, ठीक है। चल सकता हूं आगे। अब क्वेश्चन आता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सर मतलब क्या होता है, ठीक है। सवाल क्या आता है कि सर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। देखो बेटा होता क्या है, यहां देखेंगे जरा। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, ये एक पार्ट है या फिर क्या कह लीजिए कंपोनेंट है। दिस इज अ कंपोनेंट या पार्ट ऑफ एन एंटिटी। ये एक एंटरप्राइज का या एंटिटी का पार्ट है, विच तीन चीजें, तीन चीजें बच्चों। पहला, विच रिप्रेजेंट्स, सब लिखा हुआ है, बस मैं इसको एक चार्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन, विच रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया, विच रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। कह रहे हैं एक ऐसा पार्ट है एंटिटी का या कंपोनेंट है एंटिटी का जो किसको रिप्रेजेंट करके चल रहा है, एक सेपरेट बिजनेस, मेजर बिजनेस लाइन को रिप्रेजेंट करके चल रहा है, ठीक है। एक सेपरेट बिजनेस लाइन को रिप्रेजेंट करके चल रहा है, या फिर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन को क्या करके चल रहा है, रिप्रेजेंट करके चल रहा है। या फिर वो क्या कहता है, एक ऐसा कंपोनेंट विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। डिस्टिंग्विश का मतलब तो समझते हैं सारे,
है ना, विच कैन बी सेपरेटेड, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो किस चीज के लिए, फॉर ऑपरेशनल पर्पस, जिसको आप ऑपरेशनल पर्पस के लिए सेपरेट कर सकते हो, या फिर और एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ऑपरेशनल पर्पस के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जिसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है जी, बोलो बेटा क्या समझ में आया, यहां तक क्लियर है। तो बेसिकली अब तक मैंने आपको क्या करा है, दो चीजें बताई है, मैंने अब तक आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई। पहला मैंने बोला कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक ऐसा कंपोनेंट है एक एंटिटी का जो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को क्या करके चल रहा है, रिप्रेजेंट करके चल रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा या फिर आप कह लीजिए कि एक जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करके चल रहा है, और या फिर जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनली, ठीक है, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। अगला क्या कहता है कि जिसको आप क्या करके चल रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, एक ऐसा कंपोनेंट विच इज डिसकंटिन्यूड, एक ऐसा कंपोनेंट विच इज डिसकंटिन्यूड। ठीक है, और डिसकंटिन्यूड कैसे हो रहा है, एज पर सिंगल प्लान, एक सिंगल प्लान के तहत जिसको हम क्या करके चल रहे हैं, डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब ये जो सिंगल प्लान है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, अब डिसकंटिन्यू कैसे कर सकते हो, डिसकंटिन्यू करने के बेटा तीन तरीके, डिसकंटिन्यू करने के भी तरीके क्या है, तीन, विच इज डिसकंटिन्यूड बाय, कैसे, आपने क्या करा, सेल कर दिया, सेलिंग सब्सटेंशियली, सेलिंग सब्सटेंशियली इन टोटल, आइदर इन सिंगल ट्रांजैक्शन, आइदर इन सिंगल ट्रांजैक्शन, या फिर डीमर्जर, या तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के थ्रू बच्चों, या डीमर्जर के थ्रू, या फिर स्पिन ऑफ के थ्रू, या फिर किसके थ्रू, स्पिन ऑफ के थ्रू, स्पिन ऑफ का भी मतलब बता दूंगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आपने सेल करे हैं, सेलिंग ऑफ कंपोनेंट, हम जिस कंपोनेंट की बात करके चल रहे हैं आपने उसको, उसके एसेट्स को बेचा है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली का यहां पे क्या मतलब है, बेसिकली पीसमिल मैनर में, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आपने करके चली है, पीसमिल डिस्पोजल आपने करा है, और आप क्या करके चल रहे हो, सेटल करके चल रहे हो उसकी लाइबिलिटीज, सेटलिंग इट्स लाइबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटीज को क्या करके चल रहे हैं, सेटल। और तीसरा क्या आता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक एक करके बेटा हम चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे जो हमने पढ़ा है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है एक एक करके बेटा हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलें, चलिए बेटा, एक सेकंड देना बच्चों। क्या बोला बोला बेटा मैंने, मैंने कहा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है, एक पार्ट है या कंपोनेंट है एक ऐसी एंटिटी का, एक कंपोनेंट है एक एंटिटी का जो कि रिप्रेजेंट करके चल रही है एक मेजर सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, या फिर जिसको क्या करा जा सकता है, डिस्टिंग्विश करा जा सकता है सेपरेटली ऑपरेशनल पर्पस के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, और जिसको क्या करा गया है, डिसकंटिन्यू करा गया है एज पर द सिंगल प्लान, जिसको डिसकंटिन्यू करा गया है एज पर द सिंगल प्लान, कैसे, या तो सब्सटेंशियली सेल करके एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर,
या फिर क्या, डीमर्जर के थ्रू या स्पिन ऑफ के थ्रू। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने जो भी कंपोनेंट था उसके एसेट्स को इंडिविजुअली बेच दिया पीसफुल मैनर में, एक एक करके आप एसेट बेचे, और लाइबिलिटीज को आपने क्या करे गए, सेटल करे गए। और तीसरा क्या है, आपने अबंडन कर दिया। अबंडनमेंट का मतलब क्या होता है, आपने बिना उसके एसेट्स को बेचे, बिना उसकी लाइबिलिटीज को सेटल करे, ठीक है, मतलब बिना उसके एसेट्स को बेचे, मैं कह रहा हूं आपने क्या कर दिया, ऑपरेशन स्टॉप कर दिया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम ये काम नहीं करेंगे। चलो, अब उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको समझने की बेटा कोशिश करते हैं, और ठीक है स्टार्ट करूं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं बेटा एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, और उस ऑटोमोबाइल कंपनी के तीन सेगमेंट्स है। वो पैसेंजर कार बनाती है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, और वो टू व्हीलर बनाती है। अब हम जानते हैं कि आज की डेट में टू व्हीलर की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं रह रही, ठीक है, लोग या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले रहे होते हैं या पैसेंजर व्हीकल ले रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रहे हैं लोग, है ना। और गवर्नमेंट भी तो पॉलिसीज लेकर आ रही है अच्छी अच्छी ईवीज के लिए, है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। तो कंपनी क्या करती है, लॉसेस के चलते, या कह लीजिए कि ये जो टू व्हीलर की डिमांड कम हो रही थी, जो ये टू व्हीलर वाला सेगमेंट है, कंपनी उसको बेच देती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को और एसेट्स को क्या कर देती है, बेच देती है, ठीक है। अब कंपनी इसको कैसे करके चलेगी, यहां पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना बेसिकली। समझ आया डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का एक एग्जांपल। चलिए आगे चलो। अब मान लेते हैं कि बेटा कोई रिटेल सेक्टर है, कोई बहुत बड़ा क्या है, रिटेल बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डी मार्ट हो गया। डी मार्ट जो है बेटा उसके कितने सारे स्टोर है, या पहले रिलायंस मार्ट भी होता था, अब भी है, अब पता नहीं है या नहीं है, पहले तो होता था रिलायंस मार्ट करके, अब शायद नहीं है, ठीक है। तो रिलायंस भी था इसके अंदर, है ना। इस तरीके से बेटा अलग अलग हो सकते हैं रिटेल सेक्टर्स, रिटेल बड़े बड़े रिटेलर्स भी तो होते हैं। अब ये जो रिटेल बिजनेस वाले होते हैं, ये ऐसा हो सकता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे से बांग्लादेश में है, इंडिया में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, ठीक है। सपोज करो कोई रिटेलर है, रिटेल इंडस्ट्री वाला है, जिसके बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, से बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में। अब हम जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, हमें पता ही है ना राइट नाउ। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि चल हम क्या करेंगे कि जो बांग्लादेश वाले ऑपरेशनल वहां पे हमें क्या आ रहे हैं, बिजनेस चलाने में चैलेंजेस आ रहे थे, तो हमने क्या डिसाइड करा कि हम अब बांग्लादेश में काम नहीं करेंगे। तो कंपनी ने क्या करा, जो भी उसके प्लान कर लिया कि जो भी उसके स्टोर हैं, जो भी उसके वेयर हाउसेज हैं जो बांग्लादेश में है, उसको बेच देगी अगले कुछ टाइम के अंदर, से 12 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर बेच देगी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल क्या है, डिसकंटिन्यूएंस का है, ठीक है जी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं बेटा कोई कंपनी है विच इज इनटू द आईटी थिंग, ठीक है। एक कंपनी है जो आईटी से रिलेटेड काम करके चलती है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है, उसके अलावा वो डाटा सेंटर सर्विसेज में है। डाटा सेंटर सर्विस समझते हो ना, ये टेलीकॉलर वाले जो होते हैं बेटा, ठीक है, टेलीकॉलिंग वाली जो सर्विसेज होती हैं, जो आपको कॉल आते हैं कि सर आप लोन लेना चाहेंगे, ठीक है, कंपनियां एसबीआई कार्ड ये सब, वो जो कॉल, वो टेलीकॉलर होती है, डाटा सेंटर सर्विस है वो, ठीक है। अब कंपनी ने क्या, अब अगर आप सोच के देखो, तो कंपनी अगर आईटी की है तो उसका कोर काम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आता है। लेकिन क्या डाटा सर्विस सेंटर को, या डाटा सेंटर सर्विसेज कह लीजिए, क्या वो जो है, क्या आपको ऐसा लगता है कि दैट इज अ कोर वर्क, क्या उसका वो कोर सेक्टर है, क्या कहते हैं, क्या वो उसका कोर सेक्टर है, नहीं ना। तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई ये जो हमारा कोर नॉन कोर वाला एरिया है, हम उसको क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इसको शट डाउन कर देंगे, कि हम इसके ऊपर नहीं काम करेंगे क्योंकि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है। तो कस्टमर को क्या करा गया, बता दिया गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी थे हमारे पास, जो भी हमारे कस्टमर थे, क्योंकि डाटा सेंटर की सर्विसेज जो होती है वो कैसे होती है, आपका क्या है, टेलीकॉलर सेंटर है, डाटा सेंटर है आपका, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मतलब हमारे क्या होंगे, जैसे मान लो कंपनी के साथ टाई अप हो जाते हैं,
तो कंपनीज के बिहाफ के ऊपर कॉल करते हैं, कंपनीज के बिहाफ पे कॉल करते हैं, ठीक है, उनको बता दिया जाता है कि कस्टमर को कॉल करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, सिखाया जाता है। तो अब जो भी हमारी कंपनीज है, ठीक है, जो भी हमारी कस्टमर्स थे बेसिकली, जिनके साथ हमारे टाइल्स थे या कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको बताया जाएगा और उन कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी को से ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है, से थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोलो क्या इतना चीज समझ में आया? ठीक है, तो बेटा ये क्या था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। चलिए, अब बेटा इसके बाद यहां पर आया है, हमने यहां पर पढ़ा कि अगर वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए एज पर अ सिंगल प्लान। कैसे होना चाहिए? एज पर अ सिंगल प्लान। सिंगल प्लान के अंदर देखो, हमने पहली बात करके चली कि आप सिंगल ट्रांजेक्शन में बेच रहे हो, तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन वाला तो आई थिंक समझ में आता होगा कि मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस का एक कंपोनेंट है। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया से मान लेते हैं, मैंने जो एग्जांपल लिया था पहले वाला, कि टू व्हीलर वाला बिजनेस जो है, मैंने क्या करा, उसको बेच ही दिया। टू व्हीलर वाला बिजनेस हमने क्या कर दिया बेटा, बेच ही दिया। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपको, यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी मर्जर। डी मर्जर आपने सुना होगा, क्या डी मर्जर सुना हुआ है आपने? डी मर्जर का कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे, लेटेस्ट एग्जांपल? हाँ जी, डी मर्जर का कोई एग्जांपल दे सकते हो? दो कंपनी इकट्ठा हो। जब दो कंपनी इकट्ठी हो? नहीं। और कुछ? रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल उठाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बेटा बेसिकली क्या है, बहुत सारे बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ऑयल में भी है, गैस में भी है, टेलीकम्युनिकेशन में भी है, रिटेल में भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब तो टेलीमीडिया में भी है ना, यही जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए उसमें भी है अब तो, राइट। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेटा 2023 में क्या डिसाइड किया था, कि दे विल डीमर्ज इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज, दे विल डीमर्ज इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। और किसमें उसको डीमर्ज कर दिया गया था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक नई एंटिटी बेसिकली एक कंपनी बना दी गई, उस बिजनेस को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उस बिजनेस को क्या कर दिया, अलग कर दिया। बोलो समझ आया? क्लियर है? चल सकता हूं आगे? अच्छा, स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है? स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है? स्पिन ऑफ का मतलब होता है कि आप ओनरशिप जो होते हैं ना, वो आप ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, टू द ओनरशिप जो होती है उस कंपोनेंट की, वो आप शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देते हो। मैं आपको यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देके चलता हूँ स्पिन ऑफ का, आईटीसी लिमिटेड। बट आईटीसी लिमिटेड जो है वो एफएमसीजी में भी है, आईटीसी लिमिटेड जो है वो पेपर में भी है, पैकेजिंग में भी है आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड एग्रीकल्चर बिजनेस में भी है, और आईटीसी लिमिटेड जो है वो होटल्स में भी है। बेटा अगस्त 2023 में क्या हुआ था, आईटीसी ने ये डिसाइड किया कि हम अपना होटल वाला जो बिजनेस है वो हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, होटल वाला बिजनेस जो है हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, स्पिन ऑफ कर देंगे उसको। तो हम उसको क्या बना देंगे, एक सेपरेट कंपनी उन्होंने बना दी, आईटीसी होटल लिमिटेड। लेकिन उन्होंने उसके अंदर स्टेक रखा, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेक नहीं रखा, स्टेक उसके अंदर रखा। समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पर एक चीज समझो, अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, कहते हैं सर ये फिर डीमर्जर और स्पिन ऑफ में फर्क क्या है, कि डीमर्जर में भी तो एक नई कंपनी बन रही थी, आप स्पिन ऑफ में भी बोल रहे हो एक नई कंपनी बन रही है। बेटा जो मेजर फर्क आता है स्पिन ऑफ और डीमर्जर के अंदर, कि एक स्पिन ऑफ के अंदर जो आपकी एक सेपरेट कंपनी बनती है, बट शेयर होल्डर जो है, जो आपके पहले थे कंपनी के अंदर, वही आपके शेयर होल्डर रहते हैं। मतलब ओनरशिप जो है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। ओनरशिप जो है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। बोलो क्लियर है? तो बेटा ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये वाला पार्ट जो है अब पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने आपको आज के सेशन में अब तक इतना पढ़ाया बस। कह रहे हैं एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक कंपोनेंट है एंटरप्राइज का, ठीक है, पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान, वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, सच बाय सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, या डीमर्जर के थ्रू या स्पिन ऑफ के थ्रू,
ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू एंटरप्राइज शेयर होल्डर, या फिर पीसमेल डिस्पोजल करके चल रहे हैं, सेल ऑफ करके चल रहे हैं कंपोनेंट के एसेट्स और सेटल कर रहे हैं लाइबिलिटीज इंडिविजुअली, या फिर टर्मिनेट कर रहे हैं किसके थ्रू, अबंडरमेंट के थ्रू, ठीक है, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सेपरेट लाइन, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को या जियोग्राफिकल एरिया को, और जिसको डिस्टिंग्विश करा जा सकता है किस चीज के लिए, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। अब उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, कह रहे हैं कंपनी एक्स वाई जो है वो एक फेमस क्या चल के चलाती है, रेस्टोरेंट जो है वो चला के चलती है, ठीक है, एक फेमस जो है वो रेस्टोरेंट चला के चलती है, चेन रेस्टोरेंट की चलाती है। इट डिसाइडेड टू सेल इट स्टेक इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, उन्होंने डिसाइड करा कि अपना स्टेक जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बेच देगी, वो रेस्टोरेंट जो है वो 5% कॉन्ट्रीब्यूट करके चलता है पूरे बिजनेस का। अब कह रहे हैं कि वो बाकी रेस्टोरेंट जो है वो नहीं बेचना चाह रही एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जो एक रेस्टोरेंट बेचा है आउट ऑफ द चेन, क्या इसको हम कहेंगे कि ये डिस्पोजल ऑफ बिजनेस है सिंगल प्लान के अंदर, आप क्या कहते हैं, क्या इसको तुम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल सकते हैं हम क्या? मेरा एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, मेरे 15-20 रेस्टोरेंट है, एक चेन है प्रॉपर। अब मैंने क्या करा, उसमें से कोई एक रेस्टोरेंट जो है वो बेच दिया, एक रेस्टोरेंट जो है मैंने अगर बेच दिया उसमें, तो मुझे बस इतना बताओ, क्या जो एक रेस्टोरेंट मैंने बेचा है क्या वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? बोलो, नहीं है ना, क्लियर होता है, ठीक है, बाकी तो चल ही रहे हैं, बाकी रेस्टोरेंट तो चल ही रहे हैं, तो इसको हम यहां पर नहीं कह सकते कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। कहेंगे जो आपने एक रेस्टोरेंट बेचा है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस अंडर अ सिंगल प्लान और अ पोर्शन दैट रिप्रेजेंट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, thus it cannot be regarded as a discontinuing operation, नहीं बोल सकते, ठीक है, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रुप एमएन ऑपरेट्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक होटल, एयरलाइन, सॉफ्टवेयर थ्रू इट्स सब्सिडरी। बेटा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो ऑपरेट करके चलती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, उन्होंने डिसाइड करा कि एयरलाइन बिजनेस जो है वो बेच देगी, ताकि वो बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर क्या कर सके, वर्टिकल्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। तो उन्होंने क्या करा, एयरक्राफ्ट बेचने शुरू कर दिए और एसोसिएट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना शुरू कर दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने 5 एयरक्राफ्ट बेच दिए 50 में से, एयरलाइन बिजनेस जो है वो 25% टोटल ग्रुप रेवेन्यू का है। अब मुझे बताओ, क्या ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कहा जा सकता है? बिल्कुल सर, आप एयरलाइन बिजनेस से बाहर नहीं, आप उसको डिसकंटिन्यू ही करने वाले हैं। तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो एयरलाइन बिजनेस है उसको आप डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है वो मान के चलेंगे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एज अ पार्ट ऑफ सिंगल प्लान, कि एसेट्स को जो बेच लिया वो एक सिंगल प्लान, आपने हमने पढ़ा इस सिंगल प्लान के अंदर, हमने पढ़ा था ना कि आप एसेट्स को पीसमिल मैनर में भी बेच सकते हो। सेकंड वाला पॉइंट, सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट एसेट्स इंडिविजुअली, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेटलिंग इट्स लायबिलिटी, यानी आप क्या कर रहे हो, एसेट्स एयरक्राफ्ट बेची जा रहे हो और साथ साथ लायबिलिटी को सेटल करी जा रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड, एंड दैट बिजनेस रिप्रेजेंट अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, और इसको आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो ऑपरेशनली भी। जैसा आपने एग्जांपल वन में बताया ना कि एक ही मतलब वो थी, हाँ जी, जैसे होटल हाँ है जी, तो हाँ जी, उनकी ब्रांचेस बंद होंगी तो वो डिसकंटिन्यू नहीं है, हाँ जी। और अलग अलग फील्ड में मतलब एक चीज समझो, जो पहला एग्जांपल था वहां पर हम एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट के अंदर थे, हमने सिर्फ एक रेस्टोरेंट भेजा, मेरे बाकी कम थोड़ा ना हो रहा, लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम 3 बिजनेसेस के अंदर थे, होटल में भी थे, एयरलाइन में भी थे, सॉफ्टवेयर में भी थे, और हम क्या कर रहे हैं, एयरलाइन वाला जो बिजनेस है हम उसको खत्म कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, बेच लेकिन कैसे रहे हैं, धीरे धीरे करके, हम धीरे धीरे करके एयरक्राफ्ट बेची जा रहे हैं और लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ करते जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको पीसफुल मैनर में बेच के चल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा क्या ये एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल एक सेपरेट बिजनेस है, ठीक है, क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑपरेशन पर्पस के लिए भी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, बिल्कुल। एयरलाइन का ऑपरेशन बिल्कुल अलग मैनर में चलेगा, एयरलाइन से कितना रेवेन्यू है उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेपरेट हो सकती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिजनेस। कहेंगे एक जो रिपोर्टेबल बिजनेस या जियोग्राफिकल बिजनेस है जो कि डिफाइंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर, क्या कह रहे हैं कि एक जो रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट, एक जो जियोग्राफिकल सेगमेंट है जो डिफाइंड है ए 17 के अंदर,
would normally satisfy the criteria and it would represent a separate major line of business or geographical area of operation. कि एक रिपोर्टेबल बिजनेस है या एक जियोग्राफिकल बिजनेस सेगमेंट जो है, जो हमने AS17 के अंदर सीखा हुआ है, वो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाएगा और उसको आप एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बोल सकते हो। कहेंगे अ पार्ट ऑफ सच अ सेगमेंट में ऑल्सो सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। अगर उस सेगमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है क्राइटेरिया, एंड इट वुड रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया। कहेंगे फॉर एन एंटरप्राइज दैट ऑपरेट्स इन अ सिंगल बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट विच डज नॉट रिपोर्ट सेगमेंट इंफॉर्मेशन, अ मेजर प्रोडक्ट और सर्विस लाइन में सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। कहेंगे मान लीजिए कोई ऐसी एंटरप्राइज है जो है ही एक ही बिजनेस के अंदर या फिर जो जियोग्राफिकल सेगमेंट के अंदर, तो क्या है, अगर वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके नहीं चल रही, रिपोर्ट नहीं चल रही, अगर उन्होंने एक मेजर प्रोडक्ट या एक सर्विस लाइन जो है वो क्या कर दी है, डिसकंटिन्यू कर दी, ठीक है, मतलब उसके अगर सेटिस्फाई कर रही है, अगर उसका एक मेजर सर्विस लाइन है या मेजर प्रोडक्ट अगर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके चल रहा है, तो इवन वो भी यहां पर कवर हो सकता है। इन्होंने इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। कहते हैं मान लेते हैं एक एंटिटी है वो एक सिंगल स्टेट में ही काम करती है और वो तीन प्रोडक्ट बनाती है XYZ। कह रहे हैं डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस आर गिवन। एक्स की सेल है 1 लाख, वाई की सेल है 14 लाख, जेड की सेल है 20 लाख। आपको COGS गिवन है, ठीक है, आपको ग्रॉस मार्जिन गिवन है, आपको एक्सपेंसेस गिवन है और आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। कहेंगे अब आरटी ने क्या डिसाइड करा कि वो बिजनेस जो है वो सेल कर देगी विच इज रिलेटिंग टू प्रोडक्ट वाई टू द अनदर एंटिटी, ठीक है। आरटी ने क्या डिसाइड करा कि जो बिजनेस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट वाई है वो किसी और एंटिटी को सेल कर देगी, सिंस प्रोडक्ट वाई कॉन्स्टिट्यूट द मेजर प्रोडक्ट। कह रहे हैं क्योंकि 40% 40% सेल तुम्हारी प्रोडक्ट की होती है, 40% ना, 40% सेल तुम्हारी प्रोडक्ट वाई से होती है। अगर आप प्रोडक्ट वाई को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो यहां पर हम इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के अंदर कंसीडर करके चल सकते हैं। कहेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अ कंपोनेंट सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, एक एंटरप्राइज जो है वो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर सकती है और डिस्पोज ऑफ कर सकती है कंपोनेंट को बाय सेलिंग इट्स एसेट्स एंड सेटलिंग इट्स लायबिलिटीज पीसफुल इंडिविजुअली इन अ स्मॉल ग्रुप। कह रहे हैं एक ही गो में बेचने की जगह, एंटायरिटी में बेचने की जगह ऐसा भी कर सकती है एक एंटिटी कि वो डिसकंटिन्यू करके चल रही है, लेकिन वो कैसे करके चल रही है, कंपोनेंट को उसके एसेट्स को बेच के और लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ करके, किस मैनर के अंदर, इंडिविजुअली या स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, कह रहे हैं पीसमेल डिस्पोजल्स के लिए, while the overall result may be net gain or net loss। क्या पीसमेल गेन या नेट लॉस हो सकता है। द सेल ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट और सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटी मे हैव द ऑपोजिट इफेक्ट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना कि यार अगर मैं पीसमेल डिस्पोजल में ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल में नेट गेन है या नेट लॉस है, लेकिन अगर मैं एक एक करके एसेट बेच रहा हूँ या थोड़े थोड़े करके एसेट बेच रहा हूँ या लाइबिलिटी को सेटल ऑफ करके चल रहा हूँ, तो कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर मेरे को गेन हो रहा है, कुछ एसेट ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसमें मेरे को लॉस हो रहा है, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिसको सेटल करने में गेन हुआ, कुछ को सेटल करने में लॉस हुआ। तो ओवरऑल हो सकता है नेट गेन या लॉस हो, लेकिन इंडिविजुअल में जाऊंगा तो हो सकता है किसी में गेन है किसी में लॉस है। मोर ओवर देर इज नो स्पेसिफिक डेट एट विच द ओवरऑल बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। उसके अलावा कोई देखो बाइंडिंग डेट तो है नहीं कि भाई जो भी एसेट्स की सेल हो रही है या लाइबिलिटीज की सेल हो रही है, सेटलमेंट हो रही है, मे अकर ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स पर इवन लॉन्गर। तो कहेंगे जो डिस्पोजल है कंपोनेंट का मे बी इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। जिस टाइम हम रिपोर्टिंग, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो डिस्पोजल है वो क्या हो, इन प्रोग्रेस हो। अब क्वालिफाई करने के लिए एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिस्पोजल मस्ट बी परसुएंट टू अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान। कहेंगे अगर आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के तौर पे क्वालिफाई करके, तो ये जो डिस्पोजल चाहिए वो एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान के थ्रू होना चाहिए। अब आगे क्या बोलता है, एक एंटरप्राइज जो है वो टर्मिनेट कर सकता है एक ऑपरेशन को बाय अबंडनमेंट। अबंडन
कि एसेट्स को बेचा नहीं, आपने सब्सटेंशियली एसेट्स को बेचा नहीं है, बस आपने डिसकंटिन्यू कर दिया ऑपरेशन। ठीक है, आप अब आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके चल रहे, बेसिकली आपने उसके ऑपरेशन रोक दिए, आपने उसके ऑपरेशंस रोक दिए। तो एक एंटरप्राइज टर्मिनेट करके चल सकता है ऑपरेशन अबंडनमेंट के थ्रू विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ एसेट्स। एंड अबंडेंट ऑपरेशन वुड बी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इफ इट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया इन द डेफिनेशन। कहेंगे अगर, तो वो क्या हो जाएगा, however changing the scope of operation, लेकिन अगर आपने स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है वो चेंज करना है, या फिर जिस मैनर में आप बिजनेस कर रहे थे आपने उसके अंदर चेंज करा है, कहेंगे उसको अबंडनमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो अभी भी क्या है, कॉन्टिन्यूइंग है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या आगे बढ़ सकता हूं? चलिए बेटा, अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, उसके अंदर आपको ना यहां जाकर कुछ एक नीचे एग्जाम्पल्स गिवन है। ये जो एग्जाम्पल्स गिवन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अगले बनाई गया क्या कहते हैं, नंबर 4 में आओ जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, जीएच एक लार्ज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जीएच जो है वो क्या है, एक लार्ज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने बेटा क्या डिसाइड किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो डिसकंटिन्यू करके चलेंगे। क्या डिसकंटिन्यू करके चलेंगे? अपने ऑपरेशंस रिलेटिंग टू डीजल कार प्रोडक्शन। ये डीजल कार प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अपने ऑपरेशंस हैं उसको हम क्या करके चलेंगे, डिसकंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना प्लान जो है, बिजनेस प्लान जो है वो रीस्ट्रक्चर करा, बिजनेस रीवैम्प करके एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को रीवैम्प करके एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, क्या करा उन्होंने, रीस्ट्रक्चर करा बिजनेस और अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को क्या कर रहे हैं, रीवैम्प करके चल रहे हैं। कहते हैं अब हम क्या करके चलेंगे, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम क्या बनाकर चलेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करके चलेंगे। ठीक है, चलो अब वो कहता है कि इन द अबव एग्जांपल, अब हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है क्या वो रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, या फिर आप एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को टर्मिनेशन करके चल रहे हो। अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड कि क्या वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं। मतलब केस टू केस देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखा जाए वो डीजल कार को रोक रहे हैं, डीजल कार की प्रोडक्शन रोक रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो, सॉरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में तो आ रहे हैं ना। अब ऐसा हो सकता है ना कि भी जो डीजल वाली चीजें थी, जहां जहां पर जो डीजल के अंदर बेसिकली लेबर लग रही थी, मशीन्स लग रही थी, जो चीजें थी वही इलेक्ट्रिक में भी यूज हो रही हो। ठीक है, तो कहना है आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है क्या वो एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के चलते हैं या फिर टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के चलते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड करके चलोगे कि क्या वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है। वो बेसिकली ये कहता है कि कई बार कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब अगर आप सिर्फ वो एक सिंगल एक्टिविटी को देखोगे तो उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोल सकते, आप उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोल सकते। बट अगर उस एक्टिविटी के साथ इन कॉम्बिनेशन अदर सर्कमस्टांसेस आर देयर, तब हम उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल सकते हैं। कह रहे एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरी सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, क्राइटेरिया ए डेफिनेशन का कौन सा था, क्राइटेरिया ए बेटा डेफिनेशन का ये था आपका कि एक सिंगल प्लान के चलते आप डिस्पोज ऑफ करके चल रहे हो, या पीसमिल वाला, या टर्मिनेट करके चल रहे हो अबंडनमेंट के थ्रू। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर इन कॉम्बिनेशन अगर आपने क्या करा है, ग्रेजुअल या एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट करा है ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, आपने क्या करा है, ग्रेजुअल या एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट हुआ है आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, या फिर क्लास ऑफ सर्विसेज, आपने ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब समझते हो ना, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपने क्या करा है, आप फेज आउट करके किसी एक प्रोडक्ट लाइन से निकल गए या किसी एक सर्विस से क्या कर गए, निकल गए। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डिसकंटिन्यू।
इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली, एकदम से, सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, आपने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूइंग करा है, इवन अगर अब्रप्टली करा है, सेवरल प्रोडक्ट्स एक ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस में, या फिर आपने क्या करा, कुछ एक प्रोडक्शन या मार्केटिंग एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस से, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज या मार्केटिंग एक्टिविटीज आपने एक लोकेशन से दूसरी में शिफ्ट करा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं हम नैनो का एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा जितना मेरे को याद आ रहा है, नैनो जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो नैनो की मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही थी, ठीक है, बट लेटर और नैनो का प्लांट वहां से उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, जो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो एक लोकेशन से उठा के क्या करा, दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करी। अब वहां पर आपने शिफ्टिंग करी है तो वहां डिसकॉन्टिन्यूस थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है। अब जरा एक ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेस आउट में आओ। जनरली इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट अबंडन कर दिया, या लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है आपने क्या कर दिया, अबंडन कर दिया, ठीक है। अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, अबंडन कर दिया, वो अपने आप में थोड़ा ना कि डिस्पोज ऑफ हो गया, कि आपने उस कंपोनेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है। जो उसके एसेट्स है, क्या उन एसेट्स को यूज करा जा सकता है बाकी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए? ऐसा हो सकता है ना कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिए, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी बंद कर दी, लेकिन वहां पे जो एसेट्स आप यूज कर रहे थे, यू कैन यूज दैट एसेट्स फॉर द अनदर अदर प्रोडक्ट्स, है ना। तो कह रहे हैं अगर एसेट्स जो हैं, अगर वो यूज नहीं होने वाले, ठीक है, या रेडी फॉर सेल हैं एज पर सिंगल प्लान, तब तो आप उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल सकते हो। अगर एसेट्स अगर कहीं और यूज नहीं होंगे और वो रेडी फॉर सेल है डिस्काउंट वो प्लान के अकॉर्डिंग, तब तो आप उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा अगर यहां पर हूं मैं, अगला पॉइंट क्या है, क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग। कहेंगे ये भी कोई सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, या जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिजनेस नहीं है। आपने कोई फैसिलिटी जो है वो क्या कर दी है, क्लोज कर दी है, ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो या कॉस्ट कटिंग हो सके, कॉस्ट के कटिंग के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए आपने कोई फैसिलिटी क्या कर दी, वो कर दी, क्लोज कर दी। तो कह रहे हैं एन एग्जांपल इन रिलेशन टू सीएफएस इज सेलिंग अ सब्सिडरी हुज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ अदर सब्सिडरी। मान लीजिए बेटा एक कंपनी, उसकी क्या है, मल्टीपल सब्सिडरी, ठीक है। अब दो सब्सिडरीज हैं विच इज दोज ऑफ द पेरेंट और अदर सब्सिडरी। मान लेते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है, से बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड, ठीक है। सी लिमिटेड जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है या किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। ए लिमिटेड जो है वो पेरेंट कंपनी है बी, और बी जो है सी की पेरेंट कंपनी है। ए जो है वो क्या है, अल्टीमेट होल्डिंग है, ठीक है। समझ आ गई सिनेरियो मैंने क्या दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जो सी प्रोडक्ट बनाकर चलती है ना, या सी जिस एक्टिविटी में है, उस एक्टिविटी में ए भी है। तो हमने क्या करा, हमने ये सी वाली की जो एक्टिविटीज थी, मतलब जो सिमिलर एक्टिविटीज में थी, हमने इसको सेल ऑफ कर दी, क्योंकि ये सिमिलर टू पेरेंट थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और सब्सिडरी दी है से डी लिमिटेड, कि ये दोनों जो है वो सेम एक्टिविटी के अंदर है। अरे भाई सेम एक्टिविटी के अंदर अगर दोनों है तो हमारा दोनों का क्या फायदा, हम एक एक को ना चलाएं। तो हमने एक को क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। समझ आ गया। अब कह रहे हैं एक कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करा जा सकता है ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ पर्पसेस। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एक कंपोनेंट जो है उसको क्या करा सकते हैं, डिस्टिंग्विश करके चल सकते हो ऑपरेशनली, या किस पर्पस के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो कब हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा तब कह सकते हैं अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीन कंडीशंस दी गई हैं, कह रहे हैं अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल है तो हम ये मान लेंगे कि भाई ऑपरेशन जो है वो क्या है, डिस्टिंग्विश करे जा सकते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी डिस्टिंग्विश करा जा सकता है। पहला बोलता है कि जो ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं कंपोनेंट के, कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। ठीक है, समझ में आया। कह रहे जो आपके ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उस कंपोनेंट के, आप डायरेक्टली उससे एट्रीब्यूट कर सकते हो।
एग्जाम्पल के तौर कह रहे हैं कि इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, यहाँ से क्रेडिटर्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अब ये जो है बेसिकली ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो कि यूज होते हैं या जनरेट होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसके अंदर फाइनेंस नहीं आता, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आती। आपने कोई लोन दिया, कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो नहीं आएगा यहाँ पर। आपने कोई लोन दिया, इन्वेस्टमेंट करी है, वो नहीं आएगा यहाँ पर। आपके जो एसेट्स या लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हो रहे हैं, आपने किसी को सेल करी, डेटर्स आ गए, क्रेडिट सेल्स करी, आपने क्रेडिट परचेज करी, क्रेडिटर्स आ गए, इन्वेंट्री आ गई। आपके ये सब एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करके चल रहे हैं कि ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, आप इनको क्या कर सकते हो? एट्रीब्यूट कर सकते हो कि भाई ये इस कंपोनेंट के एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो रेवेन्यू है कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। मतलब आप उस पोजीशन में हो कि आप ये पता कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो कि जो कंपोनेंट की आप बात करके चल रहे हो उससे रेवेन्यू कितना, जो कंपोनेंट की आप बात करके चल रहे हो उससे रेवेन्यू कितना है। अगला, एटलीस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ इट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। कह रहे हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली उस कंपोनेंट से रिलेटेड है, और अगर वो कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एंटिटी के वो खर्चे भी नहीं होंगे। चलो मैं यहां पर जो है थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करके चलता हूं। बेटा मैं पहले प्लस वन प्लस टू भी पढ़ाता था, ठीक है। सपोज करो मेरे ना दो वेंचर है, दो मतलब बेसिकली कंपोनेंट हो गए। एक है प्लस वन एंड प्लस टू वाला कंपोनेंट और एक है सीए वाला कंपोनेंट। ठीक है। सपोज करो प्लस वन एंड प्लस टू जो है मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ ऑफलाइन में, और सीए वाला कंपोनेंट मेरा चलता है ऑनलाइन मोड में। ठीक है। अब मुझे बस एक चीज बता, जो प्लस वन प्लस टू से मेरे कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? मेरा जो है वहां पर लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, या परचेज जो मैं करूंगा मेरे लिए क्या होगा? मैं बस सर्विस सेक्टर की बात करके चलूंगा बाई चांस, दोनों ही केस में। अब मुझे बताओ, क्या मेरे को स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी ऑफलाइन पर्पस के लिए? स्टेशनरी में खरीदूंगा जिसके अंदर मार्कर्स आ जाएंगे, बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, नोट्स आ जाएंगे, प्रिंट आउट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करके चलते हैं, वो मेरे खर्चे। ठीक है। और क्या रहेगा उसके अलावा बताओ? जो जहां पर भी मैं ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूँ वहां का रेंट रूंट का खर्चा रहेगा, ऐसी चीजें रहेंगी। अब मेरे को बताओ, क्या मैं वो, अब मेरे को जिन बच्चों से पैसा लेना है प्लस वन प्लस टू का, मैं वहां सेपरेट कर सकता हूँ ना कि हाँ यार मेरे को इस बच्चे से इतनी फीस लेकर चलनी है? तो सिंपल सिंपल में बात करके चलूं तो मींस आई कैन डिस्टिंग्विश द ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर प्लस वन प्लस टू से जो भी रेवेन्यू है, क्या मैं वो भी पता कर सकता हूँ? अच्छा ये प्लस वन प्लस टू से ये रेवेन्यू है, सीए वाले से ये रेवेन्यू है, कर सकता हूँ। ठीक है। फिर मैं जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस वन प्लस टू से रिलेटेड है, क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि अच्छा यार ये प्लस वन प्लस टू से रिलेटेड खर्चा है मेरा, जैसे वहां का रेंट का खर्चा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ से सपोज करो सीए वाली क्लासेस मेरी ऑनलाइन मोड में ही चलती हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो अब ऑनलाइन के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे ऑनलाइन के लिए इंटरनेट चाहिए। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने कहा अब मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लूंगा सीए वाली, या मैं प्लस वन प्लस टू वाली क्लासेस अगर मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, अगर मैंने प्लस वन प्लस टू वाली डिसकंटिन्यू करी, तो जो मेरे ऑफलाइन वाले खर्चे हो रहे हैं प्लस वन प्लस टू के लिए, क्या वो मेरे बच जाएंगे? क्या वो मेरे खर्चे नहीं होंगे ना इनका? तो मैं क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना कि यार ये खर्चा प्लस वन प्लस टू से रिलेटेड है, ये खर्चा सीए से रिलेटेड है, कर सकता हूँ ना एट्रीब्यूट। समझ आ गया? कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट चले। कह रहे हैं वो क्या कहता है कि एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ कंपोनेंट इफ दे वुड बी एलिमिनेटेड व्हेन द कंपोनेंट इज सोल्ड। कह रहे हैं कि अगर आपने उस कंपोनेंट को बेच दिया, या कि वो बिल्कुल यार, आप मेरे को एक चीज बताओ, सीधी सी बात है, अगर मैं प्लस वन प्लस टू पढ़ाना ही छोड़ दिया तो मेरा प्लस वन प्लस टू से रेवेन्यू आएगा? मेरे प्लस वन प्लस टू से रिलेटेड खर्चे होंगे? नहीं ना, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। कहेंगे अगर डेट एट्रीब्यूटेबल टू अ कंपोनेंट द रिलेटेड इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंसिंग कॉस्ट आर सिमिलरली एट्रीब्यूटेड इफ अ डेट इज एट्रीब्यूटेबल टू अ कंपोनेंट तो रिलेटेड इंटरेस्ट, अगर एक डेट है जो एक कंपोनेंट से रिलेटेड है, उसका भी ऐसे ही रहेगा कि आप डायरेक्टली उसको एट्रीब्यूट कर सकते हो। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर इनफ्रीक्वेंट इवेंट बट डज नॉट मीन दैट ऑल इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कह रहे हैं जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो एक इनफ्रीक्वेंट इवेंट, इनफ्रीक्वेंट का मतलब समझते हो कि फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, ये नहीं है कि बार बार ये इवेंट हो। ठीक है। और हर एक इनफ्रीक्वेंट इवेंट जो है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता।
कहेंगे द फैक्ट दैट द डिस्पोजल ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अंडर AS 24 इन इटसेल्फ ब्रिंग इनटू द क्वेश्चन द एंटरप्राइज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कहेंगे ये जो फैक्ट है कि जो हम डिस्पोज ऑफ करके चल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन AS 24 के अंदर, इन इटसेल्फ ब्रिंग इनटू क्वेश्चन कि एंटरप्राइज की एबिलिटी कि वो गोइंग कंसर्न में कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बेटा देखो सीधी सी बात है, अगर मैं एक कंपोनेंट को बेच के चल रहा हूं, डिस्पोज ऑफ करके चल रहा हूं एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है, कह रहे हैं नॉट इन इटसेल्फ, कहेंगे वो क्वेश्चन नहीं लेकर आएगा एंटिटी की एबिलिटी के ऊपर कि गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं रहेगा। गॉट इट? यहां तक हुआ बेटा हमारा पहला पार्ट। ठीक है, अब अगला जो मुझे आपको करवा के चलना है वो करवा के चलना है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज अ पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन एंगल इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है समझेंगे। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट वो कहता है कब अक्कर होगा। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अक्कर व्हेन वन ऑफ द इवेंट अक्कर अर्लियर। मतलब हमने क्या देख के चलना है, अर्लियर देखकर चलना है। अर्लियर किस चीज का? जहां पर एक एंटरप्राइज एंटर करा है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के अंदर कि वो सब्सटेंशियली सारे के सारे एसेट्स जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है उसको बेच देगी, या फिर एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या जो भी गवर्निंग बॉडी है उन्होंने क्या कर दिए हैं, दोनों एक तो एक डिटेल्ड फॉर्मूला प्लान को अप्रूव कर दिया गया है कि हम इस कॉन्ट्रीब्यूट करके चलेंगे, और आपने उस प्लान की अनाउंसमेंट भी कर दी है। ठीक है, मींस बेसिकली क्या चीज है, मुझे दो डेट देखनी पड़ेगी। मुझे कौन सी दो डेट देखनी पड़ेगी? जिस दिन आप एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हुए, कह रहे हैं जिस दिन आप एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंटर हुए हो, एक तो हम वो डेट देखेंगे, दूसरी हम कौन सी डेट देखकर चलेंगे, जहां पर एंटरप्राइज की गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ क्या करा है, प्लान भी अप्रूव कर दिया है और उस प्लान की अनाउंसमेंट भी कर दी है। मतलब मेरे को अनाउंसमेंट भी देखनी पड़ेगी, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। ये दोनों चीजें जिस दिन हो चुकी होंगी वो डेट देखूंगा, और जिस दिन सेल एग्रीमेंट एंटर करा वो डेट देखूंगा। दोनों में से जो अर्लियर वाला है वो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है, यानी पहली बार इनिशियल डिस्क्लोजर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब करा जाए। समझ आया? अब वो कहता है कि एक जो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होता है डिसकंटिन्यूएंस का, उसमें क्या इंक्लूड होगा, आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से मेजर एसेट्स हैं जो आप बेचते चलोगे। आप उसको बेचोगे कैसे? हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एक सिंगल वो के थ्रू बेच दिया या पीस मिल में बेच दिया, तो वो बेसिकली मेथड क्या रहेगा डिस्पोजल का, पीरियड एक्सपेक्टेड क्या है कि डिस्पोजल कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, कौन कौन सी लोकेशंस जो है वो अफेक्ट होंगी, लोकेशन फंक्शन, और कितने नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं जिनको कंपेंसेट करा जाएगा उनकी सर्विस के लिए। बेटा सोच के देखिए बेटा, अगर आपने कोई ऑपरेशन बंद कर दिया तो बेटा वहां पर आपके इंप्लॉइज भी तो सफर करेंगे, तो उन इंप्लॉइज को भी क्या हमें कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा। और कितना अमाउंट ऐसा है जो वो कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड प्रोसीड्स क्या रहेंगी ये डिस्पोजल पे, वो भी आप क्या करके चलोगे, बता के चलोगे। बोलो बेटा क्या इतना क्लियर होता है? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, कह रहे एक एंटरप्राइज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सिमिलर गवर्निंग बॉडीज कंसीडर टू हैव दैट मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, अगर उसने मेन फीचर्स प्लान के बता दिए। कह रहे हम कब मान लेते हैं कि भाई प्लान जो है वो अनाउंस करा जा चुका हुआ है, डिटेल्ड प्लान की अनाउंसमेंट करी जा चुकी है, अब हम कब मान के चलते हैं, हम कब मान के चलेंगे, अगर उन्होंने मेन फीचर्स जो हैं बेटा वो क्या कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, किसको, लेंडर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, ट्रेड पेबल्स को, ट्रेड यूनियंस को, इन्होंने क्या कर दिए हैं, फीचर्स जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। क्लियर है? एंड एक्सेट्रा इन अ सफिशिएंटली स्पेसिफिक मैनर टू मेक द एंटरप्राइज डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू डिसकंटिन्यूएंस, कि जो एंटिटी है वो कमिटेड है डिसकंटिन्यूएंस के लिए, कि जो एंटिटी है वो क्या है, वो कमिटेड भी है डिसकंटिन्यूएंस के लिए। क्लियर है?
आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, अगला क्या आता है बेटा, recognition एंड मेजरमेंट। तो कहता है कि recognition और मेजर करने के लिए जो भी इफेक्ट रहेगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई। कह रहे हैं आपको रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर करना चाहिए। सीधी सी बात है यार, अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करके चल रहा हूँ एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए मेरे पास AS10 है। मैं इन्वेंट्री की बात करके चल रहा हूं तो मेरे पास AS2 है। इंटेंजिबल एसेट की बात करके चल रहा हूं, मेरे पास AS26 है। ठीक है। मैं अगर और क्या लेके चल सकते हैं, ये तीन एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। ठीक है, एग्जांपल हो गए ना ये तीन, कि भी किस मैनर में, मतलब बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करके चलेंगे, रिकॉग्निशन मेजरमेंट देख के चलेंगे। अच्छा, अगला क्या आता है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में उसने बताया, क्या क्या प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है। सबसे पहला कहता है इनिशियल डिस्क्लोजर। सबसे पहले बेटा क्या बोला गया है, इनिशियल डिस्क्लोजर। कह रहे एक एंटरप्राइज को इंक्लूड करनी चाहिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। एक एंटरप्राइज को क्या करनी चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए इनिशियल डिस्क्लोजर में। ठीक है। एंड एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको अपने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करने होगा, बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर। ठीक है। पेपर में MCQ कैसे बन सकता है, वो आपको इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट पूछ ले कि कब होगा, और आपको पूछ ले कि कौन से ईयर से आप डिस्क्लोजर देखेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहला काम क्या होगा, आप इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया है। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आ जाते हैं, आप क्या क्या डिस्क्लोज करके चलोगे। एक तो आप डिस्क्रिप्शन दोगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, आप क्या करेंगे बेटा, डिस्क्रिप्शन देंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। फिर आप बताएंगे बिजनेस या जियोग्राफिकल सेगमेंट है क्या वो, एज पर AS17। क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग या जियोग्राफिकल सेगमेंट की तरह दिखा रखा है, रिपोर्ट करा हुआ है। फिर डेट और नेचर क्या है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की डेट और नेचर बतानी है। कहेंगे आपको डेट या पीरियड बताना है जिसमें डिसकंटिन्यू एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो आपको पता है या डिटर्मिन आप कर सकते हो। फिर कैरिंग अमाउंट क्या रहेगी बैलेंस शीट डेट के ऊपर उन एसेट्स की जो डिस्पोज ऑफ करने हैं और उन लाइबिलिटीज की जो सेटल करनी है। ठीक है। देन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कितना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से है करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड में। कितना अमाउंट है प्री टैक्स प्रॉफिट, प्री टैक्स प्रॉफिट का और लॉस का मतलब क्या होगा, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट और लॉस है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है ड्यूरिंग द करंट, और इनकम टैक्स। देन नेट कैश फ्लो कितना है एट्रीब्यूटेबल जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से है फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है। चलिए, अगला वो क्या कहता है, अगला वो कहता है डिस्क्लोजर्स अदर देन द इनिशियल डिस्क्लोजर नोट। कह रहे हैं जितने भी डिस्क्लोजर्स हमने ऊपर बोले हैं, कहेंगे आपको उसको प्रेजेंट करना चाहिए इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट pertaining to the pre-tax profit and loss of the discontinuing operation and income tax expense thereon which should be shown on the face of statement of P&L। बेटा हमने स्टेटमेंट शुरुआत करी, उसके अंदर हमने देखा था कि उसने पता क्या बोला, कह रहे हैं भाई जितना भी डिस्क्लोजर है ना, जो भी हमने ऊपर चीजें बोली हैं, कह रहे हैं उसको आप नोट्स के अंदर दिखाओ। कह रहे हैं लेकिन फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L के ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा कि टैक्स से पहले प्रॉफिट या लॉस कितना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, और उसके ऊपर टैक्स कितना है। टैक्स ठीक है, और वही हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L के फॉर्मेट में देखा। चलें, अब आ जाता है अदर डिस्क्लोजर। कह रहे हैं जहां पर एक एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ करके चलती है एसेट या सेटल करती है लाइबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करके चलना होगा। क्या चीज, इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हेन द इवेंट अकर। अगर कोई भी गेन या लॉस हुआ है जो आपने रिकॉग्नाइज करा है
एसेट्स के बेचने के ऊपर या लाइबिलिटी की सेटलमेंट के ऊपर जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। आपका बिफोर टैक्स गेन या लॉस कितना है और कितना इनकम टैक्स है उस गेन या लॉस के, ठीक है, एक्सपेंस। दूसरा, नेट सेलिंग प्राइस क्या है या रेंज ऑफ प्राइस क्या है जो बेसिकली बेचने की कॉस्ट लगेगी उसको माइनस करने के बाद ऑफ दोज नेट एसेट्स फॉर विच एंटरप्राइज हैड एंटर्ड इनटू वन और मोर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। अगर एंटरप्राइज एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ है, एक या एक से ज्यादा बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में जिन भी एसेट्स को लेकर, तो उनका नेट सेलिंग प्राइस क्या है या रेंज ऑफ प्राइस क्या है खर्चा माइनस करने के बाद, और क्या टाइमिंग रहेगी कि ये पैसा कब तक मिल जाएगा, कैश फ्लो की टाइमिंग क्या रहेगी, और इन नेट एसेट्स की बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्या रहेगा, कैरिंग अमाउंट क्या रहेगी। क्लियर है, ये आपको बताना चाहिए। देन अगला क्या आता है बेटा, अपडेटिंग द डिस्क्लोजर। अब अपडेटिंग द डिस्क्लोजर की हम बात करके चले, कहेंगे इन एडिशन टू दीज डिस्क्लोजर, एक एंटरप्राइज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फॉर द पीरियड सब्सीक्वेंट टू द वन इन विच द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर, कहेंगे जिस ईयर के अंदर जिस पीरियड में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर हुआ है उसके बाद वाले पीरियड की बात, आपको एक डिस्क्रिप्शन देके चलना होगा। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है अमाउंट के अंदर या जो टाइमिंग थी कैश फ्लो की, अगर उसमें चेंज हुआ है रिलेटेड टू एसेट्स जो डिस्पोज ऑफ करने हैं या लाइबिलिटीज जो सेटल करनी है, ठीक है, और जिस इवेंट की वजह से वो चेंज हुआ है वो बताओगे। जो डिस्क्लोजर है शुड कंटिन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूअंस इज कंप्लीटेड। आपने डिस्क्लोजर्स कब तक देके चलने होते हैं, जिस साल तक डिसकंटिन्यूअंस कंप्लीटेड नहीं होती और जिस साल डिसकंटिन्यूअंस कंप्लीट हुआ है आपने उस साल का भी, उस साल में भी डिस्क्लोजर देके चलना है। डिसकंटिन्यूअंस कब कंप्लीट होगी, जब प्लान सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका हुआ है या अबंडन कर चुके हो। कैसे, फुल पेमेंट के थ्रू फ्रॉम द बायर, दो फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर ने नॉट हैव बीन रिसीव्ड। ऐसा हो सकता है कि बायर से आपको पूरी पेमेंट नहीं आई है बट सब्सटेंशियली प्लान आपका कंप्लीट हो चुका है या अबंडन हो चुका हुआ है। कहते हैं अगर एक एंटरप्राइज जो है वो अबंडन कर देती है या विड्रॉ कर देती है एक प्लान से जिसको आपने प्रीवियसली रिपोर्ट, हमने बोला कि हम इसको क्या करके चल रहे हैं, डिसकंटिन्यू करके चल रहे हैं ऑपरेशंस को। अब हमने क्या करा, हम प्लान से विड्रॉ कर गए, हमने कहा अब नहीं कर रहे यार, हम विड्रॉल कर लिया वो प्लान, अब नहीं कर रहे हम डिसकंटिन्यू, हम कंटिन्यू रखेंगे ये चीज। तो कहने आपको उसका फैक्ट, कारण और इफेक्ट जो है वो डिस्क्लोज करके चलना होगा। देन सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर ईच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो कहता है कि हर एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए सेपरेट डिस्क्लोजर जो है वो आप देकर चलेंगे। देन प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, कह रहे हैं ये जो अबव डिस्क्लोजर्स की हमने बात करी है वो आप नोट्स के अंदर दिखा के चलोगे, एक्सेप्ट ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। आप क्या क्या दिखा के चलोगे, जितना भी आपका अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड में, और जितना इनकम टैक्स। इसी तरीके से अगर कोई भी अमाउंट ऑफ प्री टैक्स गेन या लॉस है एसेट्स बेचने के ऊपर या लाइबिलिटी के सेटलमेंट के ऊपर, वो आप अलग से दिखा के चलो। देन अगला पॉइंट आता है रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड का। अब रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड क्या है, कहेंगे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द प्रायर पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट should be restated to segregate asset, liability, revenue, expense, cash flow of continuing and discontinuing operation in the manner similar to that mentioned above। आपको जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी देके चलनी होगी पिछले साल में, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हो उसके अंदर हमेशा आप प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन देके चलते हो। तो कह रहे हैं जो आप प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन देके चल रहे हो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के बाद, तो वहां पर भी उसको भी आप रीस्टेट करके चलोगे। कैसे, सेग्रीगेट करते हुए एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैश फ्लो को भी कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग में। और लास्ट क्या है बेटा, डिस्क्लोजर इन टेनम फाइनेंशियल रिपोर्ट। बेटा अगला स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ना है वो AS 25 के अंदर मैं बताऊंगा इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। कह रहे हैं कि आपको डिस्क्लोजर देके चलना होगा इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन should be made in accordance with AS 25। Any significant activities of events since the end of the most of recent annual reporting period relevant to discontinuing operation, कहेंगे जो भी सबसे recent
एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रिलेटेड, उसके अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या एक्टिविटी हुई है आप वो बताकर चलोगे। और अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है अमाउंट के अंदर या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में रिलेटिंग टू द एसेट जो डिस्पोज ऑफ करने हैं या लायबिलिटी से, वो भी आप इंटायर फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करके चलोगे। बेटा आपका ये स्टैंडर्ड जो है वो पूरा हो चुका हुआ है, आपके स्टैंडर्ड के अब क्वेश्चंस बचे हुए हैं विच आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट सेशन, और उस सेशन के अंदर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने बेटा करना क्या है, ये स्टैंडर्ड एक बार बेटा प्लीज गो थ्रू जो है वो करके चलना है। उसके अलावा एक छोटी सी चीज है जो मेरे को आप लोगों को और करवा के चलनी है इस स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द बेयर टेक्स्ट, जो मैं आपको आपके नोट्स के अंदर ही एड ऑन करवा दूंगा यहीं पर। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली डिस्क्लोजर के बारे में थोड़ा सा ताके चलना है कि कैसे कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को क्लासिफाई करके चलेंगे, तो वो मैं आपको करवा के चलूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसी नोट्स के अंदर बुक में ही आप लोग लिख लीजिए अपनी। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से आपका ये टॉपिक अदरवाइज पूरा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। टॉपिक बड़ा इजी है, देखा अगर सोचोगे टॉपिक में कुछ ज्यादा खास है नहीं, आपको मेनली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब पता होना चाहिए, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, और क्या क्या डिस्क्लोज करना है ये पता होना चाहिए। एक कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल एग्जांपल, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड आप कह सकते हो, बट आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल दिया या जो भी हमने बीच में एग्जांपल दिए दो चार, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए। चलिए बेटा, मेरी तरफ से आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बेटा एंड करते हैं सेशन।